भारतीय बहुजन अलायंस इसकी ये फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संपन्न हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का आयोजन के तरफ से स्वागत करते हुए ये नए अलायंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी भूमिका क्या है, ये आपको सामने रखते हुए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 साल पहले आज़ादी के 77 ईयर्स पूरे हो गए और ये साल में भारत का 75वां साल संविधान का शुरू है। जब नए राष्ट्र की कल्पना की गई तो फ्रीडम फाइटर का एक सपना और संविधानकर्ताओं का एक आदर्श, इन दोनों का तालमेल बनाकर एक नए समाज और राष्ट्र की निर्मित होना आवश्यक थी। उस दिशा में कुछ प्रयास भी हुए, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी हुए, और जो नहीं हुए उसकी तस्वीर हमें भारत सरकार के और दुनिया के कई सारे रिपोर्ट्स के माध्यम से समझ में आती है। जैसे सच्चार कमेटी रिपोर्ट है, मंडल कमीशन रिपोर्ट है, प्रोफेसर कुंडू कमीशन रिपोर्ट है, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दुनिया का भारत के बारे में क्या कहता है। ऐसे सारे रिपोर्ट की ये आंकड़े बताते हैं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी के हिसाब से देश में एक ऊंची जगह पे पहुंची है, दुनिया में 5वें नंबर की है। इसके बावजूद इस भारत में 140 करोड़ जनता में से 80 करोड़ लोगों को देश के प्राइम मिनिस्टर प्राउडली कहते हैं कि हमें फ्री अनाज बांटना पड़ता है। इसका मतलब 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने का इंडिपेंडेंट साधन नहीं है, ये खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदार जब कौन है, अकाउंटेबिलिटी जब हम फिक्स करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी जिन्होंने भी आज तक देश में शासन किया, केंद्र सरकार चलाई, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो सारे जिम्मेदार हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी की तरफ से हो, या और किसी दल के तरफ से हो, इनका ये फेल्यूर है, इनका ये नॉन परफॉर्मेंस है। और ये नॉन परफॉर्मेंस के कारण इसका जो ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो दबे कुचले लोगों को हुआ, शोषित वर्ग को हुआ, माइनॉरिटी के लोगों के साथ हुआ, बैकवर्ड लोगों के साथ हुआ। और इसीलिए जब माइनॉरिटी, शोषित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ तो उनकी राजनीति बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में मजबूती से खड़ी हुई, बाबा साहब के बाद साहब श्री कांशीराम जी के ज़माने में मजबूत खड़ी हुई। लेकिन पोस्ट कांशीराम जी पीरियड जो है वो बहुजन आंदोलन देश के कोने कोने में बिखर गया, और उससे क्या हुई तो बहुजनों की राजनीतिक आवाज़ संसद में या देश के राजनीति में कमज़ोर होने लगी। इसी बात को समझकर हमारे जिम्मेदार साथियों ने बहुजन समाज की राजनीतिक आवाज़ को बुलंद करके मान सम्मान की लड़ाई और हिस्सेदारी की लड़ाई, देश के संसाधनों में हिस्सेदारी की लड़ाई को बुलंद करने के लिए देश के कई राज्यों में छोटे छोटे बहुजन आंदोलन के दलों को इकट्ठा करके आज इस ऐतिहासिक क्षण पे, ऐतिहासिक दिन पे भारतीय बहुजन आंदोलन का निर्माण करने का फैसला किया है। और ये इसकी पार्श्वभूमि अब जब देखते हैं तो एक बात के ऊपर और गौर करना होगा कि देश के जो भी नीतिकार है, पॉलिसी मेकर है, सरकारें एमपी एमएलए से होती है, लेकिन पॉलिसी जो बनाने वाले लोग हैं वो बहुजन के खिलाफ वाली पॉलिसी बनाते हैं। चाहे वो मामला रिजर्वेशन इन प्रमोशन का हो, रिक्रूटमेंट का मामला हो, हिस्सेदारी का मामला हो, या देश में ज़मीन से लेकर सरकारी नौकरियों तक का मामला हो, बहुजन समाज के साथ न्याय नहीं होता, अन्याय होता है। एट्रॉसिटी तो एक अलग ही बात है, लेकिन देश के संसाधनों में भागीदारी नहीं होना ये अपना
77 ईयर्स का एक बड़ा फेल्योर है और ये फेल्योर को एड्रेस करने के लिए आज का एक मौका है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल का ज़माना कारपोरेट पॉलिटिक्स का है। कारपोरेट देश के नीति तय करते हैं, लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी कारपोरेट तय करते हैं, आदिवासी का जल जमीन और जंगल का अधिकार छीनने का प्लान बड़े बड़े देश के उद्योगपति धन्ना सेठों के लोग सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ मिलकर बनाते हैं। इसका अगर पुरजोर पूरे ताकत और शक्ति के साथ विरोध करके अपनी एक नई नीति को सामने लाना होगा, तो एक नए राजनीतिक मंच की बाबा साहब ने भी वकालत की थी, कांशीराम साहब ने भी वकालत की थी। उसी रास्ते पर चलकर भारतीय बहुजन आंदोलन इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में अगर कहे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड द रिलीजियस माइनॉरिटी, जो देश का सबसे बड़ा 90% हिस्सा है, उस 90% हिस्से की राजनीति बड़ा करके देश के संसाधनों में हिस्सेदारी पाना, देश के पॉलिसी मेकर बनना और रूलिंग क्लास बन के इस देश के बहुजन समाज के साथ न्याय करना, ये भारतीय बहुजन आंदोलन की भूमिका है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब। हमारे बीच में ठीक है, महत्वपूर्ण घोषणा आज की आपके तमाम साथियों का मीडिया की तरफ से भी आभार। एक सवाल ये है कि क्या जो अरे आ जाएगी आवाज, तसल्ली कर लो, 1 मिनट आ जाएगा। कौन सा ये न्यूज़ के बारे में जाग 85 में ज्यादा जाग रहा है, तो चलिए शांति। सवाल ये है कि सर कि जो निकट भविष्य में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या बहुजन अलायंस जो है, भारतीय बहुजन अलायंस, उन राज्यों में चुनाव में जाएंगे आप लोग? हालांकि चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक फिलहाल झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ बाई इलेक्शन, कुछ सीटों पे 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल पार्टीज है, जो राजनीतिक दल है, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो हमने महाराष्ट्र स्तर पर एक 10-12 पार्टियों का लोकल लेवल का, स्टेट लेवल का गठबंधन बना के महाराष्ट्र की कुल 288 असेंबली की सीटें हैं, तो 288 सीटों पर हम लड़ने जा रहे हैं। नॉमिनेशन वहां करने का समय अभी तक 29 तक है, बाकी स्टेट का अलग है। झारखंड में हमारे कुछ साथी है, वो अपना इस इलेक्शन में उपस्थिति दर्ज कराएंगे, और उत्तर प्रदेश में भी हमारे यहाँ यादव जी बैठे, उनके पार्टी के एक साथी है, हमारे राष्ट्रीय शोषित समाज दल के पार्टी के उम्मीदवार है। तो उत्तर प्रदेश में भी बाई इलेक्शन में और महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन में हमारे गठबंधन के साथी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, हमारे देश में पहले से 2 बड़े संगठन हैं, यूपीए है, एनडीए है, तो आप उनमें शामिल क्यों नहीं हो पाए, जो आपने अलग अपना अलायंस बनाया है? अच्छा, आपका शुक्रिया इस सवाल के लिए। यही तो हमारा बुनियादी सवाल है। अगर यूपीए और एनडीए हमारे हकों की बात करता तो हम उसमें शामिल होते। उसमें हमारे हक और अधिकार की बात ही नहीं है। इसीलिए एक अल्टरनेट पॉलिसी और अल्टरनेट प्रोग्राम और एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स, ये जरूरी है। और ये बीबीए के माध्यम से आपको अल्टरनेट पॉलिसी, प्रोग्राम और पॉलिटिक्स, ये तीनों की रचना करके जो भारत की राजनीति 2 धड़ों में बच चुकी है और सीमित हो चुकी है, एक धड़ा कांग्रेस ले रहे, दूसरा धड़ा बीजेपी ले रहे, लेकिन ये दोनों धड़े देश के बहुजनों के साथ न्याय नहीं कर सकते। इनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी सेम है, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी सेम है, और विकास के रास्ते पे ये दोनों भी कारपोरेट दलों के हाथों में खेलते रहते हैं। इसलिए एक नई पहल, एक न्यू इनिशिएटिव, ये भारत की मजबूरी है और ये बीबीए के माध्यम से पूरी होगी। स्वामी जी, सवाल आपसे है, जो छोटे मोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो कहते हैं कि हमें ईवीएम हरा देती है हर बार। क्या आपकी कोई लड़ाई है ईवीएम के खिलाफ इस बार? पहली बात तो
जिन पश्चिमी देशों से ईवीएम की शुरुआत हुई थी, विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होने के बाद उन देशों ने ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराना बंद करा दिया। ईवीएम टेक्नोक्रेट बनाते हैं। जब ईवीएम को टेक्नोक्रेट बनाता है तो दुरुपयोग की गुंजाइश भी टेक्नोक्रेट कर देता है। अभी एलन मास्क ने खुली रूप से उन्होंने चुनौती दिया कि जब चाहे हम तब ईवीएम को हैक कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ईवीएम की दुरुपयोग की संभावनाएं 100% है। इसलिए भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में ईवीएम मशीन के माध्यम से नहीं, अपितु डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से होनी चाहिए, जिससे कि सही मायने में जनादेश का मूल्यांकन किया जा सके। मेरी मान्यता है और हम समझते हैं, जितने भी यहां पर राजनीतिक पार्टियां बैठी हैं वो सब चाहती हैं कि पूर्व में जो वोटिंग व्यवस्था थी उसे बहाल किया जाए और ईवीएम के माध्यम से वोटिंग करना बंद कराया जाए। ईवीएम जो है, ईवीएम खराब है, ईवीएम धांधली होती है। सबसे पहले लड़ाई ईवीएम लड़ लीजिए, बाद में संगठन जो आपने बनाया है। इसके लिए आपको क्लियर कर दूं, ईवीएम आई है पार्लियामेंट द्वारा, ये चुनाव आयोग द्वारा नहीं आई है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, इसमें संसद द्वारा संशोधन हुआ और बैलेट बॉक्स की जगह ईवीएम मशीन, ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में बदला हुआ। तो ये पार्लियामेंट से किया है। तो जब ये पार्लियामेंट से सब कुछ होता है तो हमारे लोगों को पार्लियामेंट जाने की जरूरत है, तभी हम कर पाएंगे। मौर्य जी, एक सवाल है। मौर्य जी, एक सवाल है। जब देश में धर्म और जाति की राजनीति हावी है तो आप लोग कैसे टिक पाएंगे? देखिए, बहुत छोटी बात है। आज जब हम समतामूलक समाज बनाने की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने की बात करते हैं, मानवर काश्याम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से 100 में शोषित, 100 में 90 शोषित, 90 भाग हमारा। हम इस फार्मूले के तहत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को सम्मान, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को ये हिंदू मानते तो इनका आरक्षण खत्म नहीं करते, इनके सिर पर खड़े होकर पेशाब नहीं करते, शरीर में मलमूत्र लेप करके उसका उपहास नहीं करते। आज अभी कल की एक घटना है, झांसी में एक दलित का सिर मुड़ा करके गांव में नचाया गया, पेट उल्टा टांगा गया, बेइज्जत किया गया। इसके पहले अभी इसी उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की हत्या की गई और हत्या करने वाले एक वर्ग विशेष के। क्या जब ये हत्या करते हैं, आरक्षण खत्म करते हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं, तो उस समय हम इनको हिंदू नजर नहीं आते? इसका मतलब है हिंदू अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों के वोट पर डकैती डालने का एक फार्मूला सही मायने में आज भी हम अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं और पिछड़े हैं, जिसको पहले शूद्र कह करके हमारे साथ जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए परिस्थितियां पैदा करते थे। आज भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद भी भारतीय संविधान का अनुकरण ठीक से न करके मनोव्यवस्था के मुताबिक समाज को संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि सबका साथ सबका विश्वास का नारा देने वाले लोग आज सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजात, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों पर कहर बर्पा कर रहे हैं, जनजातीय अत्याचार कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं और साथ ही साथ सार्वजनिक रूप से
इनको अपमानित करने का घिनौना कृत्य कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो 100 में 90 की आबादी है, इसको हम एकजुट करके सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करेंगे। और आज का भारतीय संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ, समतामूलक समाज की स्थापना करने का मंत्र ही हमारा सबसे बड़ा धार्मिक अस्त्र है। इसलिए हम इस रास्ते पर चल करके अपने महापुरुषों के सपनों को साकार करेंगे और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए आगे बढ़ेंगे। धर्म इस देश में एक नहीं अनेक, तो ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन से भारत नहीं चलेगा। भारत चलेगा भारतीय संविधान, क्योंकि इस भारतीय संविधान का दर्जा किसी भी धर्म और धर्म ग्रंथ से ऊपर। तो हमारे लिए हमारा धर्म राष्ट्र धर्म भारत, हमारा धर्म राष्ट्र धर्म है। भारत का अस्तित्व बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान के बताए रास्ते पर चलना हमारा सबसे बड़ा धर्म। मानिक साहब सब बाबा साहब की बातें करते हैं। अब तो विचारधारा ये हो गई है कि आप लोगों के माध्यम से कि गले के अंदर माला और विचारों पे ताला, जहां जिनसे आपकी लड़ाई है, आप लोग भी कहीं कम नहीं है। क्या बाबा साहब को इस समय टोकरे में रख के फेंकने का काम नहीं किया जा रहा है? ऐसा है कि हर महापुरुषों के साथ समय समय पे एक बदलाव तो जरूर आता है, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे कार्ल मार्क्स हो, वो अपने समय के साथ होता रहता है। लेकिन उसका जो मूल रूप से जो ढांचा होता है, जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन होता है, वो इंटैक्ट रहता है। कसूर होता है उस रास्ते पर चलने वाले लोगों का, वो महापुरुषों का कसूर नहीं होता है। अगर उसको सही लोग मिले तो फिर एक बार उसको पुनर्जीवित ताकत के साथ किया जा सकता है। यही तो इन्होंने कहा कि हर पॉसिबल है, हम बिलीव करते हैं कि हम फिर एक बार कर सकते हैं। यही तो हम बीबीए की भूमिका रख रहे हैं। बीबीए ठीक है, SC ST के MP MLA है, लेकिन वो अगर कारीगर साबित होते तो हमें नया प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पड़े हैं, शेड्यूल कास्ट के 84 है, ट्राइब के 47 है, बैकवर्ड के 137 है, मुस्लिम के 24 है। लेकिन अगर ये अपना काम ईमानदारी के साथ कर सकते थे तो हमें बीबीए की फिर जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए ये कसूर बाबा साहब का नहीं है, बाबा साहब के विचारों के ऊपर चलने वाले लोगों की कमी जिनमें है उनका कसूर है। ये चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी, फंडिंग कहाँ से है? दूसरा, बाबा साहब अपने जितने भी चंदा लेते थे उसका हिसाब देते थे, क्या बीबीए अपने चंदे का हिसाब देगी? ये तो एक तो अच्छी बात है आपने पूछा कि आजकल के पॉलिटिक्स के जमाने में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बातें होती है। आपने हमें ये सवाल पूछा, अच्छा किया, लेकिन ये सवाल मोदी जी को कोई कोविड के बारे में, कोविड पीएम फंड का क्या हुआ, या आपने कभी उनको सवाल किया? वो तो हुक्मरान में बैठे हैं। भारत सरकार के पूरे बजट का कोई हिसाब किताब नहीं है, उसके बारे में इस देश में कोई सवाल नहीं करता। और हम जब हम नई शुरुआत कर रहे हैं फिर भी हम आपके सवाल का स्वागत करते रहते कि वी बिलीव इन ओपन फंक्शनिंग, ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग एंड अकाउंटेबल फंक्शनिंग। तो सारे मामले में जो भी चाहिए वो आप हमसे समय समय पर मांग सकते हैं और वो आपको समय समय पर दिया जाए। कैसे गठबंधन होगा सर? ये जी बगैर बीएसपी और एसपी के कैसे गठबंधन संभव? आज तक जिनको संभव हुआ ऐसे सारे दलों को हमने संपर्क किया। जो आज आए उसमें से लगभग 38-39 पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। बाकी लोगों को भी निमंत्रण ऑर्गेनाइजर के तरफ से भेजा गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो भी भविष्य में इस नए एक्सपेरिमेंट के साथ मूवमेंट और राजनीति के हित में जरूर आएंगे, ये हमें विश्वास है। माने साहब, मेरा एक सवाल ये है कि आपके अलायंस में 30 पार्टियों का संगठन है और जो आपके ही सिद्धांत पे जो राजनीतिक पार्टियां लड़ रही हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि असपा और बसपा और भी जो पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप जिन
विचार से लड़ाई लड़ रहे हैं और जिनके लिए लड़ रहे हैं उनके लिए वोट काटने का काम तो नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 30 पार्टी को संगठन है और आपने न्योता दिया वो नहीं आए, तो और जनाधार आपका क्या है? मेन भाई वोट में जनाधार मायने रखता है जी। आज के राजनीति का फोकस अब सेंट्रल पॉलिटिक्स के बजाय स्टेट पॉलिटिक्स के ऊपर ज्यादा है। जितने जितने स्टेट्स यूनिट मजबूत रहते हैं तो सेंटर की राजनीति मजबूत होती है, और इसलिए हमारे जो पीछे सारे राजनीतिक दल के सम्मानीय अध्यक्ष बैठे हैं वो अपने अपने स्टेट में पकड़ बना के बैठे हैं या भविष्य में और उसको मजबूत कराएंगे। फेडरल पॉलिटिक्स में राज्यों के यूनिट जितने मजबूत होंगे उतनी केंद्र की राजनीति मजबूत होगी, और इसी का प्रयास हम बीबीए के माध्यम से भी होगा कि एक तरफ से सेंटर की राजनीति हम मजबूत सफलता के साथ करें और स्टेट वाले हमारे राजनीतिक दल है उनको भी एक ताकत सारे माध्यम से देने के प्रदान करके उनको भी राज्यों के राजनीति में मजबूत करें। तब ये दोनों तरफा ताकत बढ़ेगी तो हम सेंटर में आराम से जो भी पॉलिसी मेकर है जिसकी भी सरकार है उनको गले की हड्डी बन सकते हैं। अलायंस बने हैं और अलायंस काम करते हैं, जब काम होता है तो दूसरे की झोली में जाके बैठ जाते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अभी तक ये चला आ रहा है। ये आपका सवाल भारतीय राजनीति का गिरता हुआ जो लेवल है उसको इंगित करता है, और ये देन बड़ी पार्टियों की है। सर आप पे विश्वास क्यों, आप पे लोग विश्वास क्यों करें? बीबीए पे क्यों विश्वास किया जाए? विश्वास करने लायक कार्यक्रम और काम जब बीबीए करेगा तो हमें उम्मीद है वो मौर्य जी, सवाल आपसे है मेरा। संविधान बता रहे थे दो नेता उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, क्या कहना चाहोगे? क्या उन्होंने संविधान बचा? चुनाव भी हो गया है, दलितों के बारे में जो डिसीजन आता सुप्रीम कोर्ट से उसमें वो लागू कर दिया हरियाणा में बीजेपी ने, क्या कहना चाहोगे वर्गीकरण का? पहली बात तो पूरे देश में संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा मैंने दिया। अच्छी बात यह रही कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसको अपना मुद्दा बनाया और जिसके कारण केंद्र की भाजपा सरकार बैसाखी पे आई। भले ही भाजपा का सुपड़ा न साफ हुआ हो, लेकिन बैसाखी पर आने से ये तो स्पष्ट हो गया कि संविधान बचाओ का नारा सामयिक था और आगे भी मुद्दा रहेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से यथार्थवादी ताकतें सत्ता में आने के बाद संविधान विरोधी काम कर रही हैं, स्वाभाविक रूप से ये संविधान पर प्रत्यक्ष हमला है। इसलिए हम सभी अगर बाबा साहब के सपनों को साकार करने की बात करते हैं तो संविधान बचाने की प्राथमिकता भी हमारी सर्वोपरि हो। रही बात हम इसको कैसे कारगर करेंगे, जैसे कि कुछ प्रश्न आए जिसमें प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, हम नकारात्मक बात पर विश्वास नहीं करते। और साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद भी एक राजनीतिक शून्यता आई, लेकिन मानवर कांशीराम जी पैदा हुए, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को घर घर जन जन तक पहुंचाया। यही नहीं, पूरे देश में बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान को जगाकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों को सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने का भी काम किया। जब मानवर कांशीराम साहब सफल हो सकते हैं तो उन्हीं के मिशन के सिपाही हम लोग भी हैं। मानवर कांशीराम जी के रास्ते पर चल करके हम लोग सफल क्यों नहीं हो सकते? इसलिए हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है
हम और राजनीतिक पार्टियों के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग मिलकर के समतामूलक समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और कोशिश होगी कि जो हमारे महापुरुषों का सपना था वो साकार हो। सर दो बातें निकल रही है उत्तर प्रदेश में, देश में पत्थरबाजी हो रही है और एक व्यक्ति की जान चली गई है। इन शोभा यात्राओं में युवा जा रहा है, वो कभी भी नौकरी के लिए सड़क पर नहीं आता, आगे अपने आंदोलन नहीं करता है, लेकिन वहां भीड़ बढ़ती जा रही है। देखिए, यही दुखद है। आज ये बीबीए बनाने की आवश्यकता क्यों? इसीलिए कि संप्रभु राष्ट्र पर कुछ हिताधिवादी ताकतें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई का जिस देश में नारा लगता था, वहां हिंदू मुस्लिम के नाम पर सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। अभी बहराइच की जो घटना दिखाई गई, सीधे सीधे वहां पर जो भी भीड़ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से साबित हुई, तोड़ फोड़ करने वाले, आगजनी करने वाले, एक वर्ग विशेष के घरों पर हमला करने वाले, दुकानों को जलाने वाले, घरों में आग लगाने वाले लोग नारा लगा रहे थे, जय बजरंगबली, जय श्री राम। मैं यथार्थवादी ताकतों से सवाल करता हूं, क्या जय श्री राम का नारा, जय बजरंगबली का नारा आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का लाइसेंस है? इसलिए आज बीबीए की आवश्यकता इसीलिए है कि इन सांप्रदायिक ताकतों को जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में लगी है, इनको भी हम जवाब दे सकें। इसलिए इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करना आवश्यक है। और वो तभी खड़े हो सकते हैं जब उनके पास कोई विचार हो, और वो विचार है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों का, मनोहर कांशीराम साहब जी का, जिसके बिना पर हम इस बात को घर घर जनता तक ले जाएंगे, सावधान करेंगे, सजग करेंगे। क्योंकि मेरी मान्यता है इस देश का मुस्लिम, इस देश का ईसाई विदेशी नहीं है। इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े समय समय पर सामाजिक रूप से सम्मान स्वाभिमान पाने के लिए अपना धर्म बदले हैं। वही धर्म परिवर्तन करके कभी कोई इस्लाम धर्म कबूल किया है, कभी ईसाई बना है, और यहां तक कि सिख धर्म का इजाद भी इसी वर्ग के लोगों ने किया है। क्योंकि हमारी आदि संस्कृति बौद्ध संस्कृति रही है, हजारों साल तक ये बौद्ध राष्ट्र के रूप में था। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं, भारतीय संविधान के दुश्मन। जब भारत संप्रभु राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र क्यों? अगर हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो बौद्ध राष्ट्र क्यों नहीं, जैन राष्ट्र क्यों नहीं, मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं, सिख राष्ट्र क्यों नहीं? इसलिए मेरी मान्यता है जो भी धर्म विशेष के नाम पर राष्ट्र की मांग करता है ये देशद्रोही है, संविधान विरोधी है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और यथार्थवादी ताकतें चुप हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उनका इनको सह मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब इस देश में मनु का विधान लगेगा। जब मनु का विधान लगेगा तो यहाँ पर फिर इस अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों को शूद्र के रूप में प्रताड़ित किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया जाएगा, गुलाम बनाया जाएगा। और इसीलिए हम चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा देश के तमाम आजादी के उन रणबांकुरों ने जो एक सपना संजोया था कि आने वाला भारत खुशहाल होगा, संप्रभु राष्ट्र के रूप में मजबूत होगा, और हमारा हर नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होगा, सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जिएगा, यह सपने साकार हों। इसलिए
भारतीय संविधान और संप्रभु राष्ट्र को सशक्त बनाने और साथ ही साथ उसकी सुरक्षा में किसी हद तक संघर्ष करने की आवश्यकता पड़े तो लड़ने के लिए हम लोग तैयार होकर इस गठबंधन को तैयार कर रहे हैं, जिससे कि इस देश में जातवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव खत्म हो, विषमता खत्म हो और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। जिस प्रकार से सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब संविधान की नजर में एक है, वो एका बनी रहे, ये हमारा लक्ष्य है। मेरा एक सवाल है। अभी आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम लिया, मान्यवर साहब का नाम लिया, फिर विचार और विचार की ताकत का नाम लिया आपने। राजनीति के भाषण, आश्वासन देना और राजनीति के उस समय समस्याओं को हल करना और समस्याओं को इंगित करना, आप क्या लगता है कि इन मुद्दों से आप राजनीति आप सत्ता स्थापित कर पाएंगे, या जो मान्यवर काशीराम साहब ने जमीन पर कैडर का काम किया था, जिस ताकत से आप लड़ने जा रहे हैं, जिस ताकत से आरएसएस से या बीजेपी से, उसके जमीनी स्तर पर आज भी सुबह 5 बजे वो कैडर लेता है, और जो आपने तमाम मनुवाद तमाम की बात कही, वो उसी कैडर के आधार पर ही आप सभी को समझा पाएंगे कि इस आधार पर हम सत्ता पाएंगे। इसके लिए क्या काम करेंगे, क्योंकि 30 पार्टियों को संगठन है आपका। इसमें कोई दोहरा नहीं। आपका जो सुझाव है और प्रश्न है वो बहुत ही सकारात्मक है, हम इससे सहमत हैं और यही कारण है कि अभी तक हम वैचारिक रूप से लोगों को तैयार करने के लिए इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और कैडर चलाने के लिए भी हम पक्षधर हैं, क्योंकि मानवर काशीराम जी के साथ काम करने का मौका लंबे अरसे तक हमें मिला है और मानवर काशीराम के उसी सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं जो बाबा साहब के मिशन पर आधारित। ठीक है, स्वाभाविक रूप से आपके विचारों से सहमत है और हमारा भी मकसद कैडर चला करके लोगों को सजग और सावधान करना है, क्योंकि जब तक हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक वो सावधान नहीं होगा, सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा नहीं होगा, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। मकसद पूरा